गुलाम साहब, रेडी रेकनेस रेट बढ़ गए हैं, पूरे महाराष्ट्र में ही बढ़े हैं, उसमें मुंबई और एमएमआर और बाकी तमाम जगह। तो यहाँ की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑन एन एवरेज 6% के आसपास की बढ़ोतरी। प्रॉपर मुंबई में बीएमसी लिमिट्स में वो कुछ 3.5% के आसपास, लेकिन ठाणे नवी मुंबई में हम उसे देख रहे हैं करीब 7% के ऊपर वो बढ़ोतरी हुई है। क्या इसके कोई इम्पैक्ट हमें दिखेंगे आगे चलते हुए प्रॉपर्टी सेल्स पर? इसमें मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा आपका विपिन जी, ये समझाने के लिए कि जो रेडी रेकनर वैल्यूज है वो दरअसल है क्या। आप ये देखें कि पिछले 4 साल से रेडी रेकनर वैल्यू बढ़ाई नहीं गई है। ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है कि वो टाइम टू टाइम जो सर्कल रेट है या रेडी रेकनर वैल्यू है वो डिफाइन करती जाती है, ताकि इसका मकसद ये है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करो बाइंग सेलिंग का, तो उसमें गवर्नमेंट की ड्यूटीज हैं, स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह पे करनी होती हैं, वो किस हिसाब से पे किए जाए, वहां पर रेडी रेकनर वैल्यू सामने आती है। कि जहां पर अगर आपने एक एक्स अमाउंट में कोई ट्रांजैक्शन किया है पर रेडी रेकनर वैल्यू उससे अलग बताती है, तो आपको मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी रेडी रेकनर वैल्यू की देनी होगी। अगर आपने ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्यादा है तो उस वैल्यू पे देना है। तो वन ऑफ द हायर ऑफ द टू पर आप स्टैम्प ड्यूटी और अपने सारे कॉस्ट वगैरह बेयर करते हो। और जो मसला ये है कि पिछले 3 से 4 साल जब ये रेट नहीं बढ़ाए गए, उस 4 साल के दौरानिए में प्रॉपर्टी प्राइजेस कुछ इंस्टेंसेस में तकरीबन 70-80% बढ़ गई है। ऑन एन एवरेज 40-50% तो बढ़ी ही है। तो आज से 4 साल पहले जो 100 रुपए की अगर प्रॉपर्टी समझ ले हुआ करती थी, वो इस समय 140 से 180 तक उसका प्राइस हो चुका है। अब मसला ये है कि जो खरीदार है वो हो सकता है कि लोअर वैल्यू दिखा के बाकी का कैश ट्रांजैक्शन करे, मुमकिन है। तो ये जो खदशा है, ये जो डर है कि अगर बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है रेडी रेकनर वैल्यू और मार्केट वैल्यू में, तो पैरेलल इकोनॉमी या कैश इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी है, आवश्यक है कि रेडी रेकनर वैल्यू को टाइम टू टाइम जो मार्केट रियलिटीज हैं उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ बनाते चले, मिरर करता हुआ बताते चले। अब आते हैं कि ये जो असर आया है, जो बढ़ोतरी हुई, चाहे वो 4% की हो या 8% की हो, उसका इम्पैक्ट कितना आएगा। मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं कि ये हम जिस इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं वो रेडी रेकनर वैल्यू मुश्किल से 5% बढ़ी है। मतलब ये कि जो 100 रुपए की प्रॉपर्टी थी रेडी रेकनर के हिसाब से, अब वो 105 की हो गई है। लेकिन उसकी वैल्यू, ट्रू वैल्यू, मार्केट वैल्यू शायद अब भी उससे बहुत ज्यादा है। और उसके बाद जो आप 5 रुपए एक्स्ट्रा रेडी रेकनर के हिसाब से अगर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, तो उस 5 रुपए पे आप 6% पे करोगे। तो नेट टू नेट ये 0.3 से 0.5% की जो ग्रोथ आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू में, एक तो वो अमाउंट है जो आप दे रहे हो, खरीदार बेचने वाले को आप दे रहे हो, उसके अलावा ये गवर्नमेंट को जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जारी है, ये मुश्किल से 0.4 से 0.6% के दरमियान ये बढ़ेगी। अब आप ये समझें कि आज से 3 साल पहले से आज तक मकान की वैल्यू 70-75% बढ़ गई है, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू बमुश्किल 0.5% बढ़ी है। तो जहां तक हम देख रहे हैं, हमारा एनालिसिस ये कहता है कि रेडी रेकनर वैल्यू के बढ़ने के कारण ऐसा कोई शंका या कोई संकेत नहीं है कि खरीदार केवल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ने के कारण मकान ना खरीदे। मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आप देख लें अंतर कितना बड़ा है, 70-75% के सामने 0.7%। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा विषय है, लोगों को समझना होगा कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो तो रेडी रेकनर वैल्यू के बढ़ने के कारण किसी तरह का कोई विचार अपने मन में ना लाएं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बिल्कुल सेंटीमेंट का मामला है। कई बार लोग हमें कहते हैं, जब हम खबर चलाते हैं कि फलाना दूध 1 रुपया महंगा हुआ, तो वो कहते हैं हमसे कि क्या फर्क पड़ जाएगा, 1 रुपया क्या हम नहीं दे पाएंगे जो आप खबर को इतना बड़ा करके चलाते हैं। तो लगभग वैसी बात है। पंकज साहब क्या कहेंगे इस पर कि ठीक है, वो एक सेंटिमेंटल लेवल पे, जैसे गुलाम साहब ने कहा कि कहाँ तो प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी आसमान छू गई, उसके आगे अगर 0.35 से 0.7, मतलब 1% से भी कम का कुछ अंतर आ गया तो घर खरीदार के कोई माथे पे पसीना नहीं आने वाला। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक बात पे जो डिसएग्री करता हूँ, वो 70% भाव नहीं बढ़े, 15 से 20% भाव बढ़े पिछले 4 साल के अंदर, अगर एवरेज के हिसाब से। हाँ, वो कुछ पॉकेट्स में है, लाइक एनसीआर में भी हम जनरलाइज कर देते हैं कि जो मैं समझ रहा हूँ कि उनका कहने का आशय यही था कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इतना कमांड कर जाती है, बट ऑन एन एवरेज जितना आप कह रहे हैं बिल्कुल सही। हाँ, तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे मुझे कोई ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बिल्डर जो अपना प्रीमियम एफएसआई खरीदता है वो भी रेडी रेकनर के ऊपर खरीदता है।
बट वो भी अगर आप देखें तो वो 65% ऑफ द रेडी रेकनर प्राइजेस और करीब 30% आपका एफएसआई जो है वो कंट्रीब्यूट करती है प्रोजेक्ट की कॉस्ट के ऊपर भी। तो वहां पे भी आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 1% से नीचे का ही इम्पैक्ट है, 0.6-0.7% का इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स के बिल्डर की कॉस्ट पे और कंज्यूमर की पॉकेट पे इतना बड़ा इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता है रेडी रेकनर की। ये बड़ी काफी नॉमिनल इंक्रीज है, हाँ, और पिछले 4 साल से बढ़ी नहीं है। तो यहाँ पे और प्राइजेस तो जरूर बढ़ गए हैं, 70% ना सही लेकिन 20 से 25%, 30% तो बढ़ गए। तो देर इज ए स्कोप एंड एज सच। एक और बात भी होती है कि हम लोग कई जगह पे नरेटिव्स ये पता करते हैं कि रेडी रेकनर रेट मार्केट रेट से ज्यादा हो गए। 95% केसेस में रेडी रेकनर रेट आज भी मार्केट प्राइसेस से लोअर हैं। तो उसका भी वो उतना बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखाई देता जो कुछ बिल्डर्स के एक नरेटिव्स रहते हैं कि आज कुछ एक कुछ एक लोकेशंस में आपको रेडी रेकनर रेट जो है वो मार्केट प्राइस से ज्यादा एक किसी पीरियड में दिखाई दें। बट 90 to 95% प्लेसेस में आज भी रेडी रेकनर रेट मार्केट के प्रिवेलिंग प्राइसेस से अच्छे खासे कम है। राइट चलिए, अब वक्त है टेक अवे का। तो गुलाम साहब, 2-3 अहम मुद्दों पर चर्चा कर ली। आपकी रिपोर्ट हो गई, मुंबई का नंबर हो गया मार्च का, रेडी रेकनर की बात हो गई। टेक अवे क्या देंगे हमारे दर्शकों को? मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा दर्शकों से कि बहुत ज्यादा रियल एस्टेट को लेके इतना ज्यादा जो अनसर्टेनिटीज बनी हुई है उस पर ज्यादा विचार विमर्श ना करें। ये जो इस तरह के सारे सवालात उठ रहे हैं कि मार्केट गिरने वाली है, रुक जाइए, थोड़ी देर बाद मकान खरीदें, बस मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जरूरत है तो मकान खरीदिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने हमेशा से लोगों से कहता आया हूं कि भाई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रियल एस्टेट, खासतौर से मकान खरीदना अपने आप में थोड़ा खतरनाक है जब तक आप पूरी तरह से विचार विमर्श ना करें, एनालिसिस ना करें। इन्वेस्टमेंट के तौर पर ना खरीदें, एज एन इन्वेस्टर ना खरीदें। मकान अगर आपकी जरूरत है तो चाहे वो रेडी रेकनर वैल्यू में इंक्रीज हो या और कोई प्रॉपर्टी प्राइस भी थोड़े बहुत अगर ऊपर बढ़े हो, कोई ज्यादा मसला नहीं है। एज अ एंड यूजर प्लीज गो अहेड एंड आप मकान खरीद सकते हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर मैं आपको कॉशन करना चाहूंगा, मकान खरीदने से बचे। ठीक है, और ये आप दूसरे तीसरे व्यक्ति हैं जिसके मुंह से मैंने बात सुनी, पता नहीं ये रूमर कहूंगा फिलहाल तो कहां से आ गई या इस तरह का नैरेटिव कहां से आ गया कि प्राइसेस क्रैश होने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर ये बात बाजार में घूम रही है, इस पे अलग से बैठ के चर्चा करना जरूरी होगी। बट बहरहाल पंकज साहब, जिससे पहले हम खत्म करें, आपका टेक अवे आज के लिए। देखिए, गुलाम ने सब कुछ बोल दिया जो मैं बोलना चाहता था। मैं कह रहा हूँ कि केवल कि यहाँ पे कोई डाउन साइड प्राइस पे नहीं दिख रहा है। आज की अफोर्डेबिलिटी अगर हम देखें तो वो अफोर्डेबिलिटी और प्राइस की पैरिटी 2005 के लेवल पे है। तो मुझे नहीं लगता कि अफोर्डेबिलिटी पे इम्पैक्ट जब तक नहीं आएगा तब तक प्राइस में कोई डाउन साइड प्रेशर नहीं बनता हुआ दिखाई देता है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड इम्प्रूवमेंट तो आपको प्राइसेस में होता हुआ दिखाई देगा गोइंग फॉरवर्ड। मुझे कोई ऐसा प्राइस करेक्शन रिस्क कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन ये जो अफवाह चल निकली है, जो एक बातचीत चल निकली है कि कोई बहुत बड़ा, मैंने कई और लोगों से भी सुन ली ये बात, मुझसे पूछा कुछ लोगों ने, क्या बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है। आई डोंट नो वो किस करेक्शन और कैसे करेक्शन की बात कर रहे हैं कि एकदम मार्केट क्रैश हो जाएगा, लेकिन फिर किसी दिन बैठ के जरूर इस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए आपसे इजाजत लेंगे और मैं जाते जाते सभी दर्शकों से दरखास्त करूं कि खास आपके लिए, चूंकि हमने इस प्रोग्राम को क्यूरेट किया, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी अंदर की बातें रियल एस्टेट की आपको विस्तार के साथ समझाई जाएं, तो प्लीज जरूर कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसमें और क्या बातें सुनने चाहते हैं। मुझे, गुलाम साहब को, पंकज जी को टैग करके भी कुछ मन में बात है बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि हम इसे थोड़ा और बेहतर बनाते चलें एपिसोड दर एपिसोड। तो फिलहाल के लिए इजाजत लेने का वक्त है। बहुत शुक्रिया गुलाम साहब आपका एंड पंकज जी आपका, वक्त निकाला आपने और ये सारी बातें हमसे की। आप भी अपने अपने कमेंट जरूर डाल दीजिएगा कि आप क्या और कहना चाहते हैं लोगों से। लेकिन फिलहाल अभी सभी दर्शकों से हम इजाजत लेते हैं और अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे इसी शो पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।